नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का दिन शुभ हो और 19 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको लेकर के हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा जापान के योकोसाका में। जापान के योकोसाका में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार किया गया है। और मालाबार किन सेनाओं का युद्ध अभ्यास है? तो मित्रों याद रखिएगा, मालाबार नौसेना का अभ्यास है जो किन किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है। आंसर हो जाएगा भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। 2022 में जो मालाबार युद्ध अभ्यास किया गया है ये 26वां संस्करण था। पहली बार इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। भारत की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन से युद्धपोतों ने भाग लिया, कौन कौन से वारशिपों ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा आईएनएस शिवलिंग और आईएनएस कोमाटा। आईएनएस कोमाटा और आईएनएस शिवलिंग के द्वारा इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास आप लोगों को पता होगा सामरिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है वो चाइना को एक तरीके से घेरना होता है। चाइना को किस तरीके से घेरा जाए, इस युद्ध अभ्यास का यही उद्देश्य है, यही मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो मित्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अगला जो विश्व कप होना है, अगला फुटबॉल विश्व कप जो फीफा विश्व कप होना है उसका आयोजन कहां पर होना है? तो उसका आयोजन होना है अमेरिका। उसका आयोजन अमेरिका में होगा, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर होगा। कनाडा वगैरह और मैक्सिको वगैरह उसमें पार्टिसिपेट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो किसके में, यानी कि इस टूर्नामेंट में जो मैचों का आयोजन है वहां होगा। इसका जो शुभंकर है, इसका जो मस्कट है वो क्या है? तो लाइव इसका मस्कट है। मस्कट एक लाइव है। गेंद का नाम क्या है? अल रेहाला। अल रेहाला एक कह सकते हैं कि किस भाषा का शब्द है? मित्रों अल रेहाला जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यात्रा। और इस गेंद को किसने बनाया है मित्रों? तो याद रखिएगा इस गेंद को एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एडिडास कंपनी ने इस गेंद को बनाया है और गेंद का नाम है अल रेहाला। और अल रेहाला जो गेंद है वो एडिडास के द्वारा बनाई गई है जिसका अर्थ होता है यात्रा। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो बाइजू। और बाइजू का ब्रॉड एम्बेसडर कौन है? तो लियोनेल मेसी। आप जानते होंगे अर्जेंटीना के फुटबॉल एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के एक बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। उनको बीजू के द्वारा ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 15 नवंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि भारत 140 करोड़ से अधिक आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला पहला देश बन गया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? तो मित्रों याद रखना, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जो देश है उसका नाम है चाइना।
और अगर पूछा जाए कि विश्व की आबादी कितनी हो गई है 15 नवंबर 2022 को, तो 15 नवंबर 2022 को विश्व की जो पूरी आबादी है वो 8 बिलियन हो गई है, यानी 8 अरब हो गई है, यानी 800 करोड़ हो गई है मित्रों। और 2050 तक इंडिया की आबादी, भारत की आबादी कितनी हो जाएगी? तो मित्रों याद रखना, भारत की आबादी हो जाएगी 166 करोड़, यानी कि 1.668 बिलियन। वहीं चाइना की आबादी घट कर करके कितनी हो जाएगी? तो मित्रों याद रखिएगा, चाइना की आबादी हो जाएगी घट करके 131 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हमने आप लोगों को दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया प्रशांत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजारों में शामिल भारत के 3 शहर कौन से हैं? तो मित्रों ये 3 शहर हैं, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। इसके अलावा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर भारत में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहां पर सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित राज्य में खोला गया है, किस केंद्र शासित राज्य में बनाया गया है? उसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अंजनी नदी पर जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है उस पर बनाया गया है और यह भारत में पहला केबल रेल ब्रिज है। इसके अलावा कई सारे रोड केबल ब्रिज तो बने हुए हैं, लेकिन यह भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया गया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में अंजनी नदी पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन लिंक पर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां रहते हैं? तो मित्रों दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां पर रहते हैं? आंसर हो जाएगा 2020 में 22.89 करोड़ गरीब लोग भारत में रहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत में है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर इस कड़ी में नाम जुड़ा हुआ है नाइजीरिया का, और नाइजीरिया में करीब 9.5 करोड़ से अधिक गरीब लोग रहते हैं। इसके साथ ही नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभी हाल ही में किस देश ने, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्शन अवार्ड 2022 जीता है? 2022 दिया गया है। तो मित्रों याद रखना भारत को दिया गया है। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा ये जो अवार्ड है ये थाईलैंड की सरकार के द्वारा दिया गया है। मित्रों किस गवर्नमेंट ने दिया है? तो ये थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को बता दें हम कि भारत ने फैमिली प्लानिंग के लिए जो अपने के द्वारा अथक प्रयास किया है, भारत ने फैमिली प्लानिंग को एक तरीके से गवर्नमेंट वे में या गवर्नमेंट रूप से इसको जारी करने के लिए भरसक प्रयास किया है, और इस कोशिश के लिए उसे एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। मित्रों आप लोगों को जानकारी होगी कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट स्तर पर भारत में फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया है? तो आप याद रखना फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम भारत में
गवर्नमेंट स्तर पर यानी कि सरकारी स्तर पर 1952 में शुरू किया गया था। तो हमारी भारत सरकार फैमिली प्लानिंग के प्रति बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जागरूक थी और उसने भरसक प्रयास किया है कि भारत की आबादी किसी प्रकार से न बढ़ने पाए। मित्रों, इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो इस समय इंडिया की पॉपुलेशन है 1.35। इंडिया की जो इस समय पॉपुलेशन है वो 1.35 करोड़ के आसपास है, या इससे भी ज़्यादा हम इसको कह सकते हैं। और मित्रों, एक बात और याद रखिएगा कि इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की आबादी, तो आपको इस बात को जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि भारत की आबादी इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस बात को भी आप याद रखना। थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा एक्सीलेंस एंड लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड भारत को दिया गया है, और थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत ने गवर्नमेंट स्तर पर फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, फैमिली प्लानिंग को एग्जीक्यूशन कराने के लिए अथक प्रयास किया है। इसके लिए भारत को यह अवार्ड दिया गया है। और आप लोगों को हम एक चीज और बता दें कि भारत की आबादी इसी प्रकार से अगर इंक्रीज होती रही तो भारत विश्व में बहुत जल्दी ही कह सकते हैं हम कि पहले नंबर पर आ जाएगा। और 15 नवंबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जारी किया है और उसमें यह बताया है कि इंडिया चाइना को पीछे करके विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। तो मित्रों, याद रखिएगा, नवजात किन्हें कहा जाता है, तो नवजात कहा जाता है ऐसे बच्चे जो जन्म से लेकर के 28 वर्ष तक के जो 28 दिन तक के हों, जन्म से 28 दिन, जन्म से लेकर के 28 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है नवजात शिशु। और ये जो सप्ताह है ये मनाया गया 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच। और इसकी थीम क्या थी? हर नवजात का जन्म अधिकार, स्वास्थ्य और हर नवजात का जन्म अधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसकी थीम थी। मित्रों, हम एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 26 लाख, 26.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किस कारण से हो जाती है? क्योंकि उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पाती है और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो जो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया गया है, इसका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि महिला और उसका जो बच्चा है उसकी देखभाल के लिए, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे नवजात जो हमारे बच्चे हैं उनकी मृत्यु ना हो। तो सबसे ज्यादा जो नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है वो भारत के अंदर ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है? मित्रों, याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा जयपुर के बंगरू राजस्थान में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, इनके द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया, गढ़ा गया। आप लोगों को पता होगा भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के मेंबर थे, और प्रारूप समिति के ना ही मेंबर थे बल्कि प्रेसिडेंट थे, उसके अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और इसके अलावा जानते होंगे कि आर्टिकल 32 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा, पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो CB आनंद बोस को किया गया है। पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मित्रों, याद रखिए, पश्चिम बंगाल के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था जगदीप धनखड़। कौन थे बेटा? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल थे, और 22वें राज्यपाल के रूप में CB आनंद बोस के द्वारा यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शपथ ली गई है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति प्राप्त की गई है।
और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग जानते होंगे पश्चिम बंगाल के इस समय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और जगदीप धनखड़ इस समय वर्तमान में क्या हैं, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जगदीप धनखड़ इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि इनका व्यक्तिक्रम क्या है मित्रों, तो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो व्यक्तिक्रम है वो है 14वां। और अगर पूछा जाए कि कार्यकाल क्रम कौन सा है, तो इनका कार्यकाल क्रम हो जाएगा मित्रों 16वां। इनका कार्यकाल क्रम 16वां और व्यक्तिक्रम हो जाएगा 14वां। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे और 22वां राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बनाया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है मित्रों, तो आप लोग जानते हो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। आप याद रखना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी। इसके अलावा एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश का इस समय राज्यपाल कौन है, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश का जो आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामायण और महाभारत जो सर्किट है वो बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है मित्रों, तो हाल ही में जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है वो 18 नवंबर को मनाया गया है। और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है कि हमारे जो प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद है, किस प्रकार से आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से आयुर्वेद को एक ऊंचाइयों पर यानी कि पहुंचाया जाए और हमारा जो आयुर्वेद है वो एलोपैथ से कंपैरिजन कर सके, यानी कि उससे हम यानी कि प्रतिस्पर्धा कर सके। प्राकृतिक चिकित्सा को हमारे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम खराब ना हो, जिससे लोग कम बीमार पड़ें। इसका यही उद्देश्य है। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नए वीडियोज को नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और प्रत्येक स्टूडेंट से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम आप अपने 2-2, 3-3 मित्रों से, 4-4 मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो जाएं और हम लाइव क्लास आप लोगों का ले सकें, है ना। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम भी आपका तन मन धन के साथ सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ही आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है वो पूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।